महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी सतह पर फिलहाल मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मुतालिक कोई तजवीज नहीं आई है, इसलिए अपोजिशन इस मौजू पर अवाम को गुमराह करना बंद करे। बद्दल कोणताही मुद्दा आमच्यासमोर प्रस्ताव आलेला नाही। तो आल्यानंतर त्याची वैधता वगैरे तपासून बघू आम्ही आणि मग बघू, पण अजून कोणताही निर्णय आम्ही घेतलेला नाही। म्हणून कृपा करून जे कोणी आदळआपट करणारे लोक आहेत त्यांना मी सांगतो, आदळआपट करू नका, असा मुद्दा समोर आलेला नाही। इस वक्त मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, एक तरफ तो एनसीपी लीडर दावे से कह रहे थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ फिर वज़ीर आला का बयान आता है, उद्धव ठाकरे बयान देते हैं कि सरकारी सतह पर ऐसा कोई मामला सामने आया ही नहीं है। किस तरह से इस बयान को देखते हैं? जी देखिए, मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो है वो 3 जमातों की हुकूमत है, जिसे महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। और महाविकास आघाड़ी में जो है वो कई मामलात को लेकर खींचातानी शुरू है। हमने देखा कि खास मुलाकात इंटरव्यू में नवाब मलिक ने भी ये कहा कि महाविकास आघाड़ी की हुकूमत जो है वो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने के हक में है। इसकी वजह यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो इसका जिक्र है कि जो पसमानदा तबकात है, मुसलमान है, धनगर समाज है, उनको जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसके साथ जो है वो जब असेंबली में सवाल उठा तो उसमें जो है नवाब मलिक ने बाकायदा इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों को जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि तालीम के मैदान में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलने चाहिए, उसी के मुताबिक जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जब देखा गया कि ये मामला जब तूल पकड़ा, मीडिया ने इसको उछाला, तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो तंजीम है उसने जो है वो ट्वीट करके इस मामले पर एतराज जताया और इसको जो है वो वज़ीर आला महाराष्ट्र को बाकायदा ट्वीट किया। तो माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के ट्वीट के बाद जो है वो शिवसेना, जो कि अपने आप जो है वो हिंदुत्ववाद सियासत की माहिर भी समझती हैं, और वो बार बार कहते आए हैं कि अगर वो सेकुलर जमातों के साथ यहाँ पर हुकूमत में बैठे हुए हैं तो भी वो हिंदुत्ववाद का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद जो है वो उद्धव ठाकरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि इस मामले पे जो है वो कोई भी गौर खौज नहीं हो रहा है और इसके ताल्लुक से कोई भी प्रपोजल नहीं आया है। बहरहाल इस पूरे मामले को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो है वो फैसले लेने की जो सब कुछ जो है वो ठीक ठाक नहीं है, और फैसले लेने की जो क्षमता है वो वाहिद कांग्रेस एनसीपी में नहीं है। या कहना ये चाहिए कि तमाम के तमाम सियासी जमात की जो है वो एक दूसरे के मोहताज है, और शिवसेना नहीं चाहती कि फिलहाल जो वक्त है, फिलहाल जो माहौल है, फिलहाल जो हिंदुत्व की सियासत का अरूज है, उसके दरमियान मुसलमानों को रिजर्वेशन दे के जो है वो अपनी पसमानदगी का और अपनी जो है वो कम सियासी ताकत का जो है वो मुजाहरा नहीं करना चाहती। तो इसी बुनियाद पे उसने बाकायदा वज़ीर आला ने बयान दिया है कि ये प्रस्ताव फिलहाल ज़ेर गौर नहीं है। तो इस बयान के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन की सियासत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे अभी तक जो है वो किसी भी कांग्रेस एनसीपी लीडर का बयान नहीं आया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है और क्या वाकई अगर महाविकास आघाड़ी एक सेकुलर सरकार है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में वो इतने पीछे क्यों है। मोहिउद्दीन, जिस तरह से जब इलेक्शन के टाइम पे या फिर जब रिजल्ट्स के बाद फिर तीनों पार्टियां हुकूमत भी बना ली थी, तब सेक्युलरिज्म के बेस पर गवर्नमेंट चलाने की बात हुई थी, वादे किए गए थे, लेकिन शिवसेना जो है अब उन वादों से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। तो इस सब का असर अब महाविकास आघाड़ी पर कितना पड़ेगा? जी देखिए, ये पहला मामला नहीं है कि महाविकास आघाड़ी में जो है वो किसी एक मामले को जो है वो अपोज किया गया या उस मामले के ताल्लुक से इत्तेफाक राय बनती भी दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले भी जो है वो कई ऐसे मामला हैं जिसकी बुनियाद में जो है वो महाविकास आघाड़ी में जो है वो इत्तेफाक राय नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। CAA, NRC और NPR के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी के लीडरान ये बयान देते आए हैं कि महाराष्ट्र असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, महाराष्ट्र असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके जो है वो इसे रोका जाएगा। लेकिन इसके बावजूद, इन बयान के बावजूद जो वजीर के लेवल के जो लीडरान हैं उनके बयान के बावजूद जो है वो शिवसेना ने अपने बयान पे कायम है, और शिवसेना का ही वज़ीर आला है। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में NPR भी होगा, महाराष्ट्र में जो है वो NRC भी होगा, और महाराष्ट्र में जो है वो CAA भी लागू होगा, और CAA से किसी को भी खतरा नहीं है। तो
जहां तक माहिरीन का ख्याल है, उनका ये कहना है कि ये हुकूमत मजबूरी की हुकूमत है और ये हुकूमत को चलाने के लिए जो है वो शिवसेना का होना बहुत जरूरी है। इसलिए शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं इन पूरे मामलात पर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल मोहिउद्दीन, जहां पर शिवसेना अपनी राइट विंग पॉलिसी को कायम करते हुए नजर आ रही है, वहीं पे वो एनसीपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ होते हुए दिख रहा है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो खबरें सामने आ रही है, कांग्रेस जो वहां पर इल्जाम लगा रही है बीजेपी के, वो कांग्रेस के एमएलएज को खरीदो फरोख्त की कोशिशें हो रही हैं, क्या इस तरह का मामला अब महाराष्ट्र में भी सामने आ सकता है? जी देखिए, महाराष्ट्र में जो है वो एमएलए को की खरीदो फरोख्त की जो इल्जाम लगे हैं वो इससे पहले जब हुकूमत साजी का मामला था उस वक्त लगे थे, लेकिन फिलहाल जो है वो ऐसी कोई भी खबर, ऐसे कोई भी मामला, ऐसे कोई भी इल्जाम महाराष्ट्र में जो है वो लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये खबरें, ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शिवसेना के अराकीन असेंबली को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है और इसका जो है वो बयान बाकायदा उद्धव ठाकरे ने भी दिया था। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर इस तरह के मामले सामने नहीं है। बहरहाल जिन लोगों का कहना है वो ये है कि ये मजबूरी की सियासत है और मजबूरी की गवर्नमेंट है। तीन तरह की गवर्नमेंट है, क्योंकि सेकुलर एजेंडे के तहत जो है वो शिवसेना ने कभी काम नहीं किया है और शिवसेना हमेशा से जो है वो हिंदुत्ववाद के एजेंडे पे काम करती रही है। तो हिंदुत्ववाद के साथ साथ जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को पे अमल करने के ताल्लुक से भी जो है वो मुतलाशी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो मुस्लिम मामलात है खासतौर पर, उन मामलात को जो है वो शिवसेना कांग्रेस एनसीपी को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। मोहिउद्दीन, इस सब के बीच में मुसलमान तबके को कितनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि जब महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बनी थी तो काफी ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, मुसलमान तबका काफी खुश हुआ था और काफी ज्यादा जो है उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी इस गवर्नमेंट के साथ। जी देखिए, जब महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनी और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की हुकूमत एक साथ बनने की जब कवायद हो रही थी, तो महाराष्ट्र की सियासत में जो है एक नया मोड़ और महाराष्ट्र की सियासत में एक नए बाब के खुलने की बात हो रही थी। वो जमातें जो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, वो जमातें जो हमेशा से एक दूसरे को जो है नापसंद करती आई हैं, हमेशा से एक दूसरे को जो है तनकीद का निशाना बनाती आई हैं, वो जमातें जो है वो साथ में बैठ के हुकूमत कर रही थी। तो ये महाराष्ट्र की सियासत में अपने आप में एक बाब था, लेकिन जिस तरह से मामला आगे बढ़े हैं तो ये वाज़ेह हो गया है कि कोई भी सियासी जमात हो वो अपने इंटरेस्ट से आगे होकर जो है वो सियासत करना नहीं चाहती, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो। और जिस तरह से देखा गया है कि शिवसेना ने रोज अव्वल से इस बात को बयान किया कि वो सेकुलर जमातों के साथ है लेकिन अपना हिंदुत्व का एजेंडा नहीं छोड़ेंगे, तो उसी पर वो कायम है और उसी के तहत जो है मुसलमानों के मामलात पर वो अपोज करते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान तबका जो है बहुत खुश था कि बीजेपी को दरकिनार करके यहाँ पर जो है वो शिवसेना और कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाई है। इसके बावजूद जो है वो जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे मुसलमानों में काफी डिसअपॉइंटमेंट है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी के जो लीडरान हैं उनको दबाव बनाना चाहिए और दबाव बनाने के साथ साथ जो सेकुलर लाइन है उस पर कम से कम अमल करना चाहिए। अब इस बयान के बाद जो कि उद्धव ठाकरे ने दिया है, उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? ये देखिए, अभी जो है वो एनसीपी कांग्रेस की जानिब से किसी भी किस्म का फॉर्मल रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बजाते खुद इस ताल्लुक से कह दिया कि काबीना में इस ताल्लुक से कोई तजवीज नहीं दी गई है। तो जब तजवीज ही नहीं दी गई तो एनसीपी कांग्रेस की लीडरान पर सवाल उठता है कि उन्होंने मुस्लिम रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से बयानबाजी क्यों की। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो असेंबली का सेशन फिलहाल जारी है और ये जारी सेशन जो है वो तकरीबन 10 से 12 दिन मजीद चलने वाला है। और ऐसे में अगर काबीना में किसी भी किस्म का नोट नहीं आता है तो असेंबली में करारदाद मंजूर कैसे हो सकती है। तो ये पूरा के पूरा मामला को देखें हम तो एनसीपी कांग्रेस के लीडरान की नीयत पे भी शक उठता है और ये भी वाज़ेह होता है कि एनसीपी कांग्रेस के लीडरान जो है वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल मोहिउद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2019 पुलवामा हमले मामले में एनआईए की बड़ी कामयाबी सामने आई है। एनआईए ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लेतापुरा में बाप और बेटी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। दिल्ली तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकार पर पिस्टल तानने वाला शख्स शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश जारी है। दिल्ली तशद्दुद के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख पर 8 राउंड गोलियां चलाने का इल्जाम है। बाद में शाहरुख भीड़ में गायब हो गया था। शाहरुख की गिरफ्तारी हो गई है। जिस पुलिस वाले पर उसने पिस्तौल तानी थी, उससे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले मौजपुरा वजीराबाद इलाके में देखा गया आपको, आप जिस तरह से बकायदा एक ऐसे शख्स के साथ सामना कर रहे हैं, सामने पिस्टल हाथ में, वो भी बड़ा आधुनिक पिस्टल लेके वो फायरिंग कर रहा है, आप सामने में थे, डर नहीं लग रहा था क्या? नहीं सर, ये तो हमारी ड्यूटी का पार्ट है सर, और ये तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी सर। और हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सर कि किस तरीके से हमें क्राउड कंट्रोल करनी है। कोई ऐसा एकदम इंसिडेंट हो जाए तो किस तरीके से हमें उसके साथ कंट्रोल करने के लिए कैसे तैयारी की जाती है, ये हमें सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। दीपक, जिस तरह से बकायदा वो आपको आपके आगे वो आ रहा था, बकायदा पिस्टल चला रहा है, गोलियां फायरिंग कर रहा है, उसके बाद भी आप दोनों में बातचीत हो रही, क्या बातचीत हो रही थी वो मैं जानना चाहूँगा। बातचीत सर, वो जैसे ही आ रहा था सामने से तो मुझे कह रहा था कि मैं आपको गोली मार दूंगा, आप पीछे हो जाइए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा आपको। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश की ताकि वो थोड़ा डर जाए या कुछ इस तरीके से उसकी लाइन चेंज हो जाए कि किसी पब्लिक पर्सन को या किसी को कोई गोली ना लगे। अच्छा, मैंने कि आप कोशिश कर रहे थे कि उसका दिमाग कहीं से डाइवर्ट हो, जिससे कि वो कहीं फायरिंग ना करे, आप बातचीत करते रहे, इस बीच में कोई आके पकड़े। हाँ, ताकि सर सारा फायरिंग जो हमारी इसकी रेंज होती है सर, उससे बाहर चले जाएं, किसी को गोली ना लगे, कोई कैजुअलिटी ज़्यादा ना हो। निश्चित तौर पे ऐसे दिल्ली पुलिस के जवान को भी हर कोई सलाम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली तशद्दुद पर पीएम मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैली अफवाहों को दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से कंट्रोल किया। अगर इसी तरीके से दिल्ली तशद्दुद के दौरान काम करते तो कई जानें बच सकती थी। पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की 2 रातें जो थी, उस वक्त उन 2 रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन 2 दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कितने भी ऊंचे हों, कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत और वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्तफाबाद में राहती कैंप लगाए गए हैं। इस कैंप में दिल्ली तशद्दुद में मुतासरीन की हुजूम उमड़ पड़ी। हमारे नुमाइंदे ने इस कैंप का जायजा लिया और मुतासरीन से बातचीत की।
इस वक्त मैं मुस्तफ़ाबाद की ईदगाह में हूं और ये वही इलाका है जो फसाद से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मैं इस वक्त यहाँ पर हूं क्योंकि यहाँ पर राहत कैंप लगाया गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। ये वो गेट है जिससे तमाम जो फसाद मुतासिरीन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दंगा प्रभावित हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इस कैंप को लगे हुए, लेकिन यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप देखेंगे कि ये पूरा कैंप यहाँ पर बनाया गया है। मेडिकल डेस्क भी है, हेल्प डेस्क भी है, लीगल डेस्क भी है, तो तमाम तरह की डेस्क है। तो ये पूरा जो इलाका है, कहना चाहिए कि ये पूरा कैंप है, ये अलग अलग पंडाल इसमें बनाए गए हैं, लेकिन लोग लगातार यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग मदद के लिए भी किस तरीके से आगे आए हैं। सामान यहाँ पर लोग अब यहाँ पर पहुँचा रहे हैं ताकि इन लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से मुस्तफ़ाबाद के खासतौर से शिव विहार, चांद बाग से लेकर के जो दूसरे तमाम इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से फसाद मुतासिरीन उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े थे या तो उनके घर जल गए थे। तो एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ये डेस्क किस तरह का काम कर रही है? डेस्क आप लोग ये जो सामान लेके आ रहे हैं लोग, हम उनकी एंट्री कर रहे हैं। जो आ रहे हैं सामान और उन सबकी एंट्री करी जा रही है। हाँ, जो लोग मदद कर रहे हैं उनका नंबर और नाम, सब चीज़ का हमारे पास सब रिकॉर्ड रहना चाहिए आगे के लिए। अगर हमें कोई दिक्कत होती है हम उन्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे जी। तो यहाँ पर मदद की जा रही है। अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग मदद के लिए आगे बढ़े हैं। यहाँ पर लगातार सामान के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर जो अहम बात यह है कि यहाँ पर जो फसाद मुतासिरीन हैं वो यहाँ पर मुसलसल पहुँच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आप कहाँ से हैं? शिव विहार गली नंबर 24 फेज 10। तो यहाँ पर आप कब से हैं? क्या आप भी फसाद में मुतासिर हुए हैं? हम यहाँ 7-8 दिन से हैं कंटिन्यूस, और कभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे। अब जो घर में जो बचा कुचा सामान है ना, अब वो सब उठाए जा रहे हैं। सिलेंडर हो गया, चौकी हो गया, बाकी मेन सामान तो ले गए। अब जो बचा कुचा है वो उठा रहे हैं। अब हम क्या करें? वहाँ देखें, यहाँ देखें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा अभी। तो जब ये फसाद हुआ था तो कब आपको अपना घर छोड़ना पड़ा था? फिर आप कहाँ गए थे? ये फसाद हुआ है जी मंगलवार को 4:30 बजे से स्टार्ट हो गया था। शिव विहार में सब घर वगैरह जलाना स्टार्ट हो गए थे, तो हम बड़ी मुश्किल से घर में अपनी लाइटें वाइटें बंद करके अपने घरों में छुपे रहे। बुधवार की सुबह कुछ हमारे मुस्तफ़ाबाद के भाई आए और कुछ मिलिट्री लेकर आए। उन लोगों ने हमें निकाला है। जब उन्होंने हमें निकाला है उसके बाद जितने घर थे वो तो सारे जला दिए गए, लेकिन जो बचे हुए थे, जब कंप्लेन हो गई तो उन घरों के ताले तोड़ के अंदर से लूटपाट करेगी बेतहाशा। कुछ नहीं छोड़ा जो कुछ छोड़ा हो। हमारी वहीं के पड़ोसियों ने कुछ मदद कर दी, जो हम बच्चों को उठा के भागे। 2 बच्चे हमारे, एक बेटा एक बेटी। अभी आप क्या अपने घर वापस गए हैं? जी नहीं, अभी ये रास्ता बंद, तो लड़ाई झगड़े वैसे भी हम गए नहीं है, नहीं जा पाए। अब हमें सोचा कुछ मदद सी हो जाए तो अपने घर देखो, अपने घर चले जाए या कुछ हिला हो जाए हमारा। अभी हमारा आदमी बेरोजगार है, अभी कोई काम वाम कुछ नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये मैं शिव विहार गली नंबर 22 से बोल रहा हूँ जी। मैं जिस टाइम मंगलवार को उन्होंने ऊपर में चला के पत्थर मारने शुरू करे, घरों में आग लगानी शुरू करी, तो उसी टाइम पर उन्होंने कहा तो बाहर निकल जाओ, नहीं तो आग लगा दे। हम उसी टाइम हैंड टू हैंड जब भी बच्चों को ले तुरंत बाहर निकले, तुरंत आग लगा दी। फिर कहा जाए तो यहाँ पर हर एक का यही दर्द है कि उसका घर लूटा है, उसकी दुकान लूटी है, लेकिन यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग पहुंचे हैं, हमें जो बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको हर तरफ लोग दिखाई देंगे। ये सारे के सारे लोग सब के सब जो है फसाद मुतासरा लोग हैं, और अहम बात यह है कि ये इनको कहीं ना कहीं अपने जो दर्द है उसका सामना करना पड़ा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे क्या कैपेसिटी है यहाँ की और कितने लोग अब तक यहाँ आ चुके हैं। देखिए 1500 की कैपेसिटी यहाँ पर है, तो अभी रात भर में लोग आने में भी हैं और अभी भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और वहाँ से लोग जो हैं यहाँ पर आ सकें। कैंप में तकरीबन 1500-2000 की कैपेसिटी है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर 1000 लोगों के करीब पहुँच चुके हैं। देखा जाए तो ये जिस तरह के हालात हैं उनमें ये कैंप दंगा मुतासरीन के लिए थोड़ी सी मदद की एक पहल के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। के पीएम मोदी के ट्वीट पर जारी सस्पेंस को खुद नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया। उनका नया ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपना अकाउंट उन खवातीन को मंसूब करेंगे जिनकी हयात और कारनामों ने उन्हें मुतासिर किया है।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के बयान की हिमायत करते हुए कहा है कि बीजेपी काले धन के सहारे कांग्रेस एमएलएज की खरीदो फरोख्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे एमएलएज कह रहे हैं उन्हें बीजेपी की तरफ से खतीर रकम की पेशकश की जा रही है। सुनिए कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसका पूरा खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आगे आने वाले समय में उनके 15 साल का घोटालों का खुलासा होने वाला है। इसीलिए ये इनका प्रयास है। इस पैसों के बल से ये पैसे आए कहां से, मैं तो पूछना चाहता हूं। विधायक ने बताया था आपको कि उनको पेशकश की गई थी 20-25। विधायक बता रहे हैं सर, शिकायतें कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी के लोग प्रवोक कर रहे हैं। विधायक ही कह रहे हैं मुझे, और विधायक को मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं हमें इतना पैसा दिया जा रहा है। मैं तो विधायकों को कह रहा हूँ फोकट का पैसा मिल रहा है, ले लेना। तो इस पे रहेगी सर सरकार, इस पे रहेगी, दावा आपका क्या है? कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। आपने आरोप लगाया था कि कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त, तो उसके बाद से एक सरगर्मी बढ़ गई, एक राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। आज आप कह रहे हैं कि विधायकों को दिल्ली लेके आने की चार्टर्ड प्लेन से लेके गया बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी के। हाँ, एक माननीय श्रीमती रामबाई, हालांकि वो पूरी तरीके से कमलनाथ जी के साथ है और संपर्क में है, प्रशंसक है उनकी और पूरा साथ उनको देगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग। कल चार्टर प्लेन में भूपेंद्र सिंह जी भूतपूर्व मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, वो लेके आए हैं। तो कहीं खतरा है कमलनाथ सरकार को? कोई खतरा नहीं है, इनकी तो सब अभी पोल खुलने वाली है। कमलनाथ जी वैसे सर आपके जो आपने बयान दिया उसका समर्थन करते हैं कि सही कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी भी भाजपा के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। ये कमलनाथ जी के संपर्क में होंगे, भाजपा से मेरा कोई संपर्क नहीं है। कौन कौन है, कैसे है? संपर्क में मेरे नहीं है लेकिन कमलनाथ जी के हैं, लेकिन विधायकों को यहाँ एसपी और बीएसपी के दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से लाया गया है। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस ने अब चीन के अलावा दूसरे ममालिक में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। एक मुतासरा शख्स का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जारी है। ये दिल्ली में एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ था। इस पार्टी में नोएडा के एक स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए थे। नोएडा के सीएमओ ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। 5 बच्चों का सैंपल ले लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या करना है वो देखेंगे। हम उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से उन्हें सूचना मिली। सर, प्रथम दृष्टया किस तरह से सूचना मिली जो स्वास्थ्य विभाग इस समय जो एक्टिव हुआ? देखिए, जो भी सैंपल लिए जाते हैं उसकी सूचना जब सैंपल ले लिया गया और पॉजिटिव आता है तो वो सब लोगों से शेयर किया जाता है, जहाँ पे भी होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को भी शेयर किया गया है और सारी चीज़ें हुई हैं। सर, ये पार्टी कहाँ हुई थी और कितने बच्चे यहाँ से शामिल हुए थे? यहाँ से 5 फैमिलीज शामिल हुई थी और उसमें 5 बच्चे स्कूल के। कहाँ हुई थी पार्टी? पार्टी दिल्ली में हुई थी। सर, जिस तरह से अब किस तरह के जो अलर्ट दिए गए हैं, किस तरह की स्कूल में बात हुई है आपकी प्रशासन से, माँ बाप को बुलाया गया है, बच्चों को वापस भेजा जा रहा है, तो कब तक जो है रूटीन पे आ पाएगा ये मतलब स्कूल? देखिए, डर की कोई भी बात नहीं है। जो वायरस होता है बहुत ही फ्रेजाइल होता है, वो 6 से 8 घंटे में अपने आप ही मर जाता है। तो वायरस इस समय स्कूल में सवाल ही नहीं होगा। फिर भी एहतियातन यहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। तो सैनिटाइज करा के वो किया जा रहा है। सर, जो बच्चे हैं उनको फिलहाल भी माँ बाप लेके जा रहे हैं, तो परीक्षा पे कितना फर्क है कि जिस तरह बताया गया है कि कुछ दिनों के लिए? वो स्कूल का इंटरनल एग्जाम है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। उसमें कोई उन 5 लोगों की अभी जांच कहाँ हो रही है और अभी तक कोई पुष्टि हुई? उन 5 लोगों का सैंपल ले लिया गया है और एनसीडीसी भेज दिया गया है। अगर किसी का भी अभी 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और किसी का भी कोई पॉजिटिव आता है तो अलग से कार्रवाई की जाएगी। तो सैंपल लेके फिलहाल भेज दिया गया है और 5 घंटे के अंदर जो है वो रिपोर्ट आने की संभावना है। उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को इंटरनल मेल भेजा है कि वो अपने बच्चों को यहाँ से कलेक्ट करके ले जाएं और आगे की सूचना उनको मेल के द्वारा दे दी जाएगी। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 नोएडा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।